जो कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। आज हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो संज्ञा की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा को देखेंगे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव या फिर जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति अर्थात किसी का भी नाम, जैसे सीता, गीता, मोहन, राकेश, सुरेश, इस तरीके के जो भी नाम होते हैं वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु की अगर हम बात करें तो टेबल, कुर्सी, मेज आदि की बात करें तो ये हमारे वस्तु के अंतर्गत आती हैं। भाव यानी कि हमारे मन के भाव हो सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व के भाव हो सकते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, अपनापन, ये सब क्या है, भाव। और जीव की बात करें तो ये जीव के अंदर अंतर्गत तो सभी कुछ आ जाता है, जितने भी जीव या फिर प्राणी होते हैं, जैसे कि जानवर हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, व्यक्ति तो होते ही हैं। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत जो है आने वाले जितने भी चीज़ें होती हैं वो हमारी संख्या होती हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद को। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? एक जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है जब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की बात करी जाए। और अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। इसके 5 भेद होते हैं। 5 यानी कि ये सारे जो पांचों आप देख रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप ध्यान में रखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आगे देखेंगे हम संज्ञा के भेद, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टेबल एक वस्तु है, यानी कि बैठने का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुर्सी बैठक का एक साधन है, किंतु ये भी एक नाम सूचित कर रहा है, इसीलिए यह भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कार यातायात का एक साधन है, किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है, कार का एक माध्यम है, तो इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि एक नाम को इंगित कर रहा है। हमने किसी चीज का नामकरण कर दिया, नाम रख दिया उसका, तो नाम किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कार क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली अ, एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है, नाम है, किसी स्थान का हमने नाम रख दिया, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मुंबई, इस तरीके से जितने भी नाम आ जाते हैं, किसी चीज का नाम रख देना क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण इसके देखेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे कि व्यक्तियों के नाम आते हैं इसके अंतर्गत, राम, श्याम, मोहन आदि। देशों के नाम जितने भी होते हैं, जैसे भारत, चीन, भूटान आदि, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी नाम है किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। महीनों के नाम, जैसे कि अंग्रेजी हिंदी दोनों के, अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो, या फिर वैशाख, अगहन, फागुन वगैरह की बात करें, जितने भी हिंदी इंग्लिश के महीनों के नाम होते हैं वो सभी क्या किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम अगर हम कहें तो ये हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, इस तरीके से जो नाम है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, पर्वतों के नाम। महासागरों के नाम, हिंद महासागर, काला सागर या फिर लाल सागर आदि जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत, महासागर, वो सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक ग्रंथों की जो पुस्तकें होती हैं, जैसे कि रामायण एक नाम है, गीता, महाभारत आदि,
ऐतिहासिक घटनाओं का नाम, जैसे कि 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर चौरी चौरा कांड आदि, ये सब क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार है जो जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन को हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है, यानी कि जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। अब जैसे कि हमने पीछे पीछे देखा, पर्वतों के नाम क्या है, हमारे जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जितने भी पर्वत हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि सारे पर्वतों को जो है हम अ, जितने भी पर्वत हैं उनको हम एक तरफ इंगित कर रहे हैं कि पर्वत पर्वत क्या हो जाते हैं, सभी पर्वतों का ही रूप हो जाते हैं। यानी कि हम सभी पर्वतों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि हम जाति का बोध कराते हैं, पर्वतों की जाति का। या फिर सारी नदियां आ जाती है इसके अंतर्गत, तो उसका बोध हो रहा है। लड़का यानी कि सभी लड़के, लड़कियां यानी कि सभी लड़कियां, तो जहां पर सभी आ जाए तो वहां पर क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी जब सबकी बात चल रही हो। यहाँ पद लड़का शब्द किसी एक के लिए नहीं है, सभी बॉयज को लड़का ही कहा जाता है, इसीलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार लड़की, नदी, पर्वत आदि केवल एक के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद जैसे मैंने अभी आपको बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके दो भेद मैंने अभी आपको पीछे भी बताए थे, जब मैं यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वही चीजें हम आगे देख रहे हैं। अब जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो हमारे थोड़े से रह गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे संबंधियों के नाम भी क्या कहलाते हैं, व्यवसायों के नाम क्या कहलाते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदों और कार्यों के नाम, जैसे कि भाई, पिता, दादा, कारीगर, बैंक कर्मी, जुलाहा, दुकानदार, धोबी, प्रोफेसर, दानी, ठग, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम, जैसे कुत्ता, घोड़ा, हाथी, गाय, चीता, बाघ, कौवा, मोर, कबूतर, कोयल, बाज, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये सिर्फ एक हाथी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जिस समस्त हाथी जो उनका ग्रुप है पूरा, हाथी समुदाय है, सारे हाथियों की यहाँ पर बात करी जा रही है। फिर हम घोड़े की, यहाँ सारे घोड़ों की बात करी जा रही है, कुत्तों की बात करी जा रही है। इसी प्रकार यहाँ पर दुकानदार, यानी कि सिर्फ एक दुकानदार की बात नहीं करी, दुकानदार यानी कि हमारे दिमाग में सभी दुकानें जो है, हमारे दिमाग में उसके इमेजेस बनने लगते हैं, यानी जहाँ पर सभी इमेजेस बनने लगे वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि एक व्यक्ति की यहाँ बात नहीं हो रही है, यानी कि उसके पूरे समुदाय की बात हो रही है। वस्तुओं के नाम, जैसे कि पेन, सभी पेन, मेजें, जितनी भी मेज हैं, कुर्सी, प्लेट, पुस्तक, घड़ा, चाबी, कप, गिलास आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे कि आंधी, चक्रवात, बिजली, वर्षा, सूखा, सुनामी, तूफान, भूकंप, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या फिर द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि किसी न किसी प्रकार की सामग्री होती है, वो धातु हो सकती है, वो जो है सामग्री हो सकती है, पदार्थ हो सकते हैं, इन सभी चीजों का बोध कराने वाली क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि, यानी हम इनका क्या कर सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं किलो के आधार पर, या फिर हम लीटर के आधार पर इनको जो है नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि गेहूं भोजन की सामग्री है, यानी कि इसको हम तौल कर खरीदते हैं, दुकान जाएंगे तो हम कहेंगे हमें 20 किलो गेहूं चाहिए या 25 किलो गेहूं चाहिए, इस तरीके से हम लेते हैं। चावल
चावल का भी वही भोजन की सामग्री है, इसीलिए क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी भोजन की सामग्री है, इसको हम दुकान पर जाकर इसको भी किलो के आधार पर ही खरीदते हैं। सोना आभूषण के द्रव्य है, जैसे कि हम भी इसको, कोई भी अगर सोनार के यहाँ जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग तौल कर ही जो है बनवाएंगे अपने हिसाब से चीज़ें। तो ये क्या, सोना भी क्या है आपके लिए, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी, तांबा एक धातु है। ऊन वस्त्र के लिए एक सामग्री है। ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा यानी कि समुच्चय बोधक संज्ञा या फिर कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या फिर समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सेना, सेना यानी कि एक एक किसी सिपाही की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सेना यानी कि पूरी फौज की बात हो रही है। पुलिस यानी कि पूरी पुलिस, उस पूरा पुलिस का ग्रुप। पुस्तकालय यानी कि जो पुस्तकालय है वहाँ पे पूरी पुस्तकों की या फिर उसकी बात हो रही है। दल, समिति, आयोग, परिवार आदि। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सेना, सेना से कई सैनिक होते हैं, सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस, पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, उसी बड़े रूप को इंगित किया जा रहा है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर दल बनता है, एक समूह का निर्माण होता है। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर समिति बनती है, एक समूह का निर्माण करती है। आयोग, एक आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं, इसीलिए क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। परिवार, एक परिवार में अनेक सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि दो तीन जो पीढ़ियां तक चलती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी इस क्लास जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा आदि क्या कहलाएंगे, सॉरी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, यानी कि हर व्यक्ति में आता है बुढ़ापा, यानी कि बूढ़ा से बुढ़ापा बना। मीठा से मिठास बना, जैसे मिठाई, तो मिठास क्या है, मिठाई का ही एक गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है, क्रोध हमें दिखता नहीं है परंतु व्यक्ति को आता है, तो वो क्या है, एक भाव है। हर्ष एक भाव, ये भी है भाव या दशा हम कहेंगे। खुशी जो है, हम जब खुश होते हैं तो किस प्रकार हम अपने एक्सप्रेशन को देते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हम खुश हैं, एक तरीके का भाव है जो हमारे चेहरे पर नजर आता है। यौवन, यौवन स्त्री की एक दशा है जो भाववाचक संज्ञा है। बालपन यानी कि जो बालक होते हैं उनमें बालपन होता है, बालपन बालक का ही गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। मोटापा, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। तो हमने जाना भाववाचक संज्ञा क्या है, यानी हमारे भाव को जब हम प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अंतर्गत आपने देखा बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा आदि। देखेंगे हम ओकारांत और एकारांत शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, यानी कि आप इस तरीके के ओकारांत या फिर एकारांत शब्दों को देखेंगे तो इनका जो प्रयोग है बहुवचन में होता है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, संज्ञा है। कैसे आप पहचान करेंगे, जैसे कि हम पहला नियम देखेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट पहला नियम है। अव्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होते हैं, इनको बहुवचन बनाने के लिए उकारांत और एकारांत का प्रयोग किया जाता है और वह बहुवचन बनने के साथ जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जब उकारांत और एकारांत
शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, तो ये क्या होते हैं, बहुवचन बनते हैं। और साथ ही साथ ये क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विभीषण। विभीषण क्या है, एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु जब विभीषणों हो गया तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया कि यहाँ पे सभी विभीषणों की बात करी जा रही है। जयचंद क्या हो गया, एक नाम है, परंतु जयचंदो, जयचंदो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कि सभी जयचंदो की बात यहाँ पर हो रही है। किसी एक व्यक्ति के लिए उदाहरण देकर आदमी बात कहता है, वहां पर वही चीज यहाँ पर दर्शाई जा रही है। प्रार्थना, प्रार्थनाएं, ये सब क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इनका वचन बदला, साथ ही साथ ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। अब नियम नियम जो हमारा दूसरा नियम है, देखेंगे हम। यदि कोई विशेषण शब्द अकारांत हो, तब वह ओकारांत बनते हुए जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। अगर अकारांत है तो ओकारांत जब बनता है तो क्या हो जाता है, ये भी जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। जैसे कि छोटा, छोटू, बड़ा, बड़ो, इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। तीसरा हमारा नियम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का यदि कोई शब्द वाक्य प्रयोग में अपने समान विशेषता को दर्शाए, तब वह वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कश्मीर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है, यानी कि कश्मीर एक नाम है, एक स्थान का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु जब इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है, हमने क्या की, उसके साथ उसको जोड़कर उसकी तुलना कर दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार का स्टेटमेंट आ जाए मान लीजिए आपके एग्जाम में और पूछे कि बताइए कश्मीर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु आपको आपके वाक्य के आधार पर आंसर देना है, तो आप क्या कहेंगे, यह कश्मीर जो है, यहाँ पर जो कश्मीर की बात कर रही है, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा की जो है बात कर रहा है। जैसे शेक्सपियर, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यहाँ पर तुलना करी जा रही है कालिदास की शेक्सपियर से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। सीता और सावित्री, भारत में आज भी घर घर में सीता और सावित्री पाई जाती हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गंगा और लक्ष्मी, पूजा तो गंगा है और नेहा तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इस प्रकार क्या है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है जो परिवर्तित हो रही हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का भाववाचक संज्ञा में बदलना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा, बहुत एग्जाम में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा से जो है जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, कैसे हम पहचान उसकी कर पाते हैं, उस चीज को देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, जैसे कि युवा, उसमें अन, यानी कि हमने प्रत्यय जोड़ा अन, तो क्या बना, यौवन। पुरुष, त्व जोड़ा तो पुरुषत्व। नारी, नारीत्व, ये क्या है, युवा। युवा हमारा एक जाति है, सभी युवा समुदाय की बात कर रहा है, परंतु जब इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया, यौवन हो गया। ये यौवन होने से इसमें क्या परिवर्तन आया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। पुरुषत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नारीत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बालक, त्व जुड़ा तो बालक, बालकत्व, तो ये क्या बना, भाववाचक संज्ञा। दासत्व, भाववाचक संज्ञा। आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रित्व, भाववाचक संज्ञा। पशु, पशुत्व। बंधु, त्व उसमें जुड़ा तो बंधुत्व। सती, सतीत्व। मित्र, मित्रता। बालक, बालपन। बच्चा, बचपन। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं और कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं तक थी। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।